नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। एक ऐसा शो जहां पे लगातार बात होती है आपके निवेश से जुड़ी हुई। जी हाँ, कमाई तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन आपके पैसों को कहाँ आपको सही तरीके से निवेश करना चाहिए ताकि आपके हर आर्थिक लक्ष्य के लिए आपको पर्याप्त राशि मिल सके और आप पूरी तरह से तैयार रहें उस खर्चे के लिए। इसी का नुस्खा इस शो में हम आपको बताते हैं। इस शो में आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की समीक्षा भी की जाती है। अगर आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। सवाल कोई इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है, इंश्योरेंस या किसी भी तरह की आर्थिक रणनीति अगर आपको चाहिए हो, जहां पर कोई फंड्स पर सलाह हो, इंश्योरेंस या अपने कर्ज का बकाया आपको चुकाना हो, हमारे एक्सपर्ट आपकी सहायता करते हैं, आपको फाइनेंशियल रणनीति देते हैं। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं। साल 2025 भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। एक तरफ घरेलू निवेश और ब्याज दरों में कटौती से सहारा मिला, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक अनिश्चितता, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, भारी आईपीओ गतिविधि और कमजोर सेंटिमेंट ने बाजार पर दबाव बनाए रखा। लेकिन अब 2026 में तस्वीर धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई दे रही है। कमाई में सुधार के संकेत है, महंगाई नियंत्रण में है, कई सेक्टर्स के वैल्यूएशन ऐतिहासिक औसत से नीचे आ चुके हैं और विदेशी निवेश की वापसी की संभावना भी बन रही है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत एक नए ग्रोथ फेज में प्रवेश कर रहा है या अभी भी सावधानी जरूरी है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतीश रमनाथन, सीआईओ है इक्विटी जीएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड के। आपका स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में सतीश। और चलिए, सबसे पहले ट्रंप साहब का ही जिक्र करना होगा जो अटैक किया गया है वेनेजुएला पर। अब काफी सीमित इंपैक्ट हम देख रहे हैं, लेकिन कमोडिटीज और क्रूड पर हो सकता है कि एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट हमें आता हुआ दिखाई दे। कैसे देखते हैं आप इस साल की शुरुआत में ट्रंप साहब की नए डेवलपमेंट को? ये जो डेवलपमेंट हुआ है वो थोड़ा मार्केट का वॉलेटिलिटी बढ़ता है। मगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो हमको ये जानना चाहिए कि तेल जो हम वेनेजुएला से खरीदते हैं वो ग्लोबल डिमांड 1.5 या 2% ही देते हैं। तो इसकी वजह से तेल का कोई मतलब नहीं है वेनेजुएला का कंट्रीब्यूशन। एंड इसीलिए हमको ये जो अभी डेवलपमेंट हुआ है मार्केट और अर्निंग्स में इम्पैक्ट नहीं है, मगर सेंटिमेंट पर इम्पैक्ट हो सकता है। अब थोड़ा सा हम बाजार पर और घरेलू फ्रंट पर जो चीजें हो रही हैं उन पर बात कर लेते हैं। देखिए सतीश, 2025 में भारतीय बाजारों ने ग्लोबल मार्केट से कमजोर प्रदर्शन किया है। क्या वैल्यूएशन आकर्षक हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? ये जो वैल्यूएशन हम देखते हैं वो अभी महंगा नहीं है मगर सस्ता भी नहीं है। जो टाइम करेक्शन हुआ है एक्चुअली मार्केट पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिया है 2025 में, नेगेटिव रिटर्न्स नहीं है। मगर वो लार्ज कैप में स्क्यूड हो गया क्योंकि लार्ज कैप में वैल्यूएशन कंफर्ट था और मिड एंड स्मॉल कैप थोड़ा महंगा था, इसलिए लार्ज कैप आउट परफॉर्म किया था। एंड इट इज स्टिल पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हुआ है। तो ये 2026 में वी एक्सपेक्ट सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स, बट इट मे बी more in mid and small also as compared to only large caps. ऑलराइट, लेकिन अब निफ्टी 500 के आधे से ज्यादा शेयर अपने ऐतिहासिक औसत वैल्यूएशन से नीचे ट्रेड कर रहे हैं सतीश। क्या ये निवेश का मौका है या आपको लगता है कि अब जोखिम यहाँ पर थोड़ा सा है, सतर्कता बरतनी चाहिए जैसे कि आप समझा भी रहे थे? ये डेफिनेट एक अवसर है कि हम इन्वेस्ट करें और एक अपॉर्चुनिटी है, मगर थोड़ा लिक्विडिटी भी मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि ये वॉलेटिलिटी जो इतना है ग्लोब में, वेदर इट बी गोल्ड गोइंग अप वन डे और या वेनेजुएला का डेवलपमेंट है या तो यूरोप में डेवलपमेंट है या यूक्रेन रशिया डेवलपमेंट है। So completely not in our control. तो जो हमारा कंट्रोल में नहीं है तो हम लिक्विडिटी ही रख सकते हैं। लिक्विडिटी से थोड़ा रखकर वॉलेटिलिटी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जब भी मार्केट का शार्प करेक्शंस होता है उस अवसर पर हम थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए।
चलिए कमाई और ग्रोथ की बात कर लेते हैं। लगातार 6 तिमाहियों के बाद अब कमाई में सुधार दिखाई दे रहा है। सतीश, क्या ये ट्रेंड 2026 में जारी रह सकता है? कैसे देखते हैं? हाँ, कमाई जो हम देख रहे हैं वो बढ़ते रहेगा, क्योंकि वो जो बेस था वो बहुत ही वीक था। और अर्निंग्स मोमेंटम जो हम बोलते हैं वो थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि ऑल इनपुट कॉस्ट थोड़ा कम हो गया। और इनपुट कॉस्ट थोड़ा कम हो गया, और इन्फ्लेशन भी कम है, और मार्केट भी थोड़ा रिकवर हो रहा है। तो उसके वजह से अर्निंग्स मोमेंटम ज़रूर रहेगा। मिड कैप स्मॉल कैप की बात करते हैं। यहाँ पर कमाई के लिहाज से क्या आपको लगता है कि लार्ज कैप से बेहतर प्रदर्शन, क्या ये पूरे बाजार की रिकवरी का संकेत होगा? जो स्टेबिलिटी मांगते हैं वो लार्ज कैप ज़रूर रखना चाहिए। जो ग्रोथ देखते हैं वो उनको मिड और स्मॉल कैप देखना चाहिए, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप में नया अपॉर्चुनिटी भी मिलता है जो लार्ज कैप में नहीं मिलता है। और मिड एंड स्मॉल कैप में ग्रोथ भी मिलता है जो लार्ज कैप में, क्योंकि मैच्योर कंपनीज हो जाते हैं, और उनका साइज के वजह से ग्रोथ भी थोड़ा कम हो सकता है। मगर स्टेबिलिटी, स्टॉक मार्केट और प्राइस स्टेबिलिटी लार्ज कैप्स में मिलता है। तो आई थिंक वो ये रिस्क रिवॉर्ड जो इक्वेशन है वो अलग-अलग इन्वेस्टर चूज करना पड़ चाहिए। एब्सोल्युटली। देखिए 2025 में एफपीआई आउटफ्लो रहा है, लेकिन अब डॉलर कमजोर है, भारत का वैल्यूएशन प्रीमियम भी कम हुआ है। विदेशी निवेशक क्या अब लौट सकते हैं? थोड़ा लौट सकते हैं, मगर अभी नहीं। वी एंटिसिपेट सेकेंड हाफ ऑफ 2026। उस समय जून 2026 में तो से थोड़ा आ सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स भी थोड़ा ऊंचाई में हैं। इसके वजह से, ये ग्लोबल इंटरेस्ट रेट के वजह से इंडियन मार्केट्स आर नॉट दैट अट्रैक्टिव गिवन द करेंसी वॉलेटिलिटी। सो देयरफॉर थोड़ा स्टेबिलिटी आने के बाद इंडिया को पैसा आ सकता है, एफपीआई पैसा। ऑलराइट। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि अब इक्विटी में आपका रुख क्या है? तमाम सेक्टर स्पेसिफिक चाल की अगर हम बात करें तो टॉप 5 सेक्टर्स आपके कौन कौन से होंगे और क्यों? टॉप 5 सेक्टर्स हम देखेंगे तो फाइनेंशियल्स देख सकते हैं। इसमें पीएसयू फाइनेंशियल्स भी देख सकते हैं, और प्राइवेट बैंक्स भी देख सकते हैं। उसके बाद हेल्थ केयर इज अ इम्पोर्टेंट सेक्टर व्हिच वी थिंक विल डू रीजनेबली वेल। और ऑटो और कमोडिटीज भी देख सकते हैं। ऑलराइट। आपकी रिपोर्ट पर बात करते हैं जो आपने आउटलुक पेश किया है 2026 में, उसमें एंटी एआई प्ले कहा गया है। इसका मतलब निवेशकों के लिए क्या हो सकता है? ये एंटी एआई प्ले है जो लेगेसी बिजनेस हम बोलते हैं। वो जो लेगेसी पुराने बिजनेस जो हैं वो ग्रोथ थोड़ा कम हुआ है। इसके वजह से इंडियन आईटी का ग्रोथ भी थोड़ा कम हुआ है। अगर एआई पिकअप नहीं होता है, और या एआई का बेनिफिट नहीं दिखता है, तो पीपल मे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिशनल आईटी सिस्टम्स आल्सो। उसके वजह से इंडिया का बेनिफिट हो सकता है। ये एंटी एआई का ट्रेड हम बोलते हैं। और एआई भी थोड़ा महंगा ही होगा अल्टीमेटली, क्योंकि उसके वजह से उसके सपोर्ट करने के लिए यू नीड डेटा सेंटर, पावर बैकअप, एवरीथिंग। तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में एआई उतना सस्ता नहीं पड़ेगा जो हम सोचते हैं। एंड ultimately AI will also compete with traditional methods, and therefore India is an anti-AI trade. चलिए, अब यहाँ पर ये बताइएगा कि प्राइवेट कैपेक्स को बढ़ावा कैसे मिलेगा और क्या सिचुएशंस आपको लगता है कि अब फेवरेबल हो रही है इसके बढ़ाने के पीछे? अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ा ऊंचा लेवल में है, तो दिस इज टिपिकली द ट्रिगर फॉर कैपेक्स, प्राइवेट कैपेक्स टू स्टार्ट। मगर प्राइवेट कैपेक्स जो बोलते हैं ये स्विच जैसा नहीं है कि हम एक दिन ऑन करेंगे या दूसरा दिन ऑफ करेंगे।
प्राइवेट कैपेक्स करने के लिए प्लानिंग भी होता है, फाइनेंसिंग भी होता है और लैंड एक्विजिशन सब कुछ करना पड़ता है। इसके वजह से जो हम प्राइवेट कैपेक्स अभी नहीं दिख रहे हैं, मगर इंटेंट बहुत ही हाई है और प्राइवेट कैपेक्स 27 या लेट 26 में शुरुआत होगा और उस समय हमको पता चलेगा कि प्राइवेट कैपेक्स कितना तेज से चल रहा है। ओके। देखिए, अब यहाँ पर ब्याज दरों और निवेश रणनीति पर की बात कर लेते हैं। जब ब्याज दर चक्र अब मैच्योर स्टेज में है, निवेशकों को इक्विटी और डेट में संतुलन कैसे बनाना चाहिए? इक्विटी में थोड़ा ग्रोथ रहेगा डेफिनेटली एंड इट इज ए इन्फ्लेशन हेज। डेट में वॉलेटिलिटी हो सकता है क्योंकि ये गवर्नमेंट अगर कैपेक्स करना शुरुआत करते हैं देन बोरोइंग गवर्नमेंट बोरोइंग थोड़ा बढ़ेगा, उस समय इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकता है एंड ऑल्सो पीपल शुड देयरफॉर बी expecting volatility in long end of the bond curve. So better to stick with short end bond curve and also play some equities as an inflation hedge. If government fiscal prudence is important in government, then उस समय तो interest rates कम हो सकता है, then equity के लिए वो अच्छा समय रहेगा। ऑलराइट, चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तमाम सिचुएशंस आपने समझाई और इक्विटी में कैसे रणनीति बनानी चाहिए, किन किन सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए, जोखिम क्या क्या जिनसे आपको बचना चाहिए। शुक्रिया मार्गदर्शन देने के लिए सतीश। धन्यवाद। तो चलिए, बाजार की चाल पे तो बातचीत हो गई है। इसी बिना पे अपने पोर्टफोलियो में आप एक्सपोजर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। पोर्टफोलियो से जुड़े सवाल भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिए। साथ ही यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कॉमेंट बॉक्स में सवाल छोड़ दीजिए, हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।